रामेश्वरम से मैं ईरोड की तरफ निकली और सुबह 4 बजे मैं पहुँच गई। मेरी आँख अलार्म से खुली या नहीं तो मैं आगे चली जाती। यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे स्टेशन इतना माइंड ब्लोइंग था कि पता ही नहीं चला। रेलवे स्टेशन नीचे की ओर है और जो रास्ता है वो ऊपर की ओर है। मतलब किसी को किसी से यहाँ पे टेंशन ही मेंटेन नहीं ना है और करने के इतना कारण ये पूरा क्लीन है। खंडर बन गया है। जितना भी जैसे कि मैंने आप देख रहे तमिलनाडु हैं देखा वीडियो है में। सब इतना नीट और और इसी क्लीन के था। पास अब ही मैं एक जा रही हूँ ऑडिटोरियम एक इनका बनाया है, सीक्रेट जगह। म्यूजियम बनाया गया है। तो मुझे लगता है ऐसा क्यों हो रहा है आजकल हमारी पीढ़ी को। जैसे महामना ज्योतिबा फुले जी का भी जो घर है, जिस तरह से खंडर बना दिया गया है, उसी तरह से इनके भी घर की हालत देखिए कुछ इस तरह से बन गई है। मतलब इनका जो जीवन में इन्होंने जो हमारे लिए कार्य किया है, क्या उसी का इनको हम ये इनाम दे रहे हैं कि हम उनकी जो बातें हैं, उनकी जो यादें हैं, उसको हम संजो के नहीं रख पा रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और ये देखिए यहाँ टाइमिंग 9 बजे से 2 बजे, 9 से 1 और 2 से 6 बजे तक है। तो अभी मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ। यहाँ आना बहुत ही आसान है। पेरियार स्ट्रीट के नाम से यहाँ की गली है। आप थोड़ा सा अंदर आओगे तो आपको थोड़े से मतलब 50 मीटर की दूरी पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये उनका ऑडिटोरियम बनाया, म्यूज़ियम बनाया गया है। वैसे इंग्लिश में नहीं है तो इसीलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको गूगल की सहायता से आप यहाँ पे आइएगा, आप आसानी से यहाँ आ पाओगे। पर देखते हैं अंदर का किस तरह से नज़ारा है कि यहाँ पे भी कुछ भेसळ मिक्सचर ना किया हो। मुझे तो इसी बात का खेद होता है कि क्योंकि कल मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के घर गई थी, तो वहाँ तो इतना मतलब ढोंग चल रहा था कि क्या बताऊँ। और अब देखते हैं यहाँ की क्या हालत है, क्योंकि यहाँ जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनका योगदान, अगर इनकी लैंग्वेज में इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। अगर ललित सिंह यादव जी ना होते, उन्होंने अगर सच्ची रामायण हिंदी में कन्वर्ट नहीं की होती, तो हम नॉर्थ वाले या इनकी यादों को, इनकी बातों को, इनके विचारों को हम भूल जाते। तो मुझे लगता है जिनको भी लैंग्वेज आती है, जो भी पर्सन कन्नड़, तमिल, मलयालम ये सब लैंग्वेज जानता है और हिंदी भी जानता है, तो इन जैसे जो भी महान क्रांतिकारी लोग हैं, उनके विचारों को कन्वर्ट करके लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि ये जिम्मेदारी हम युवा पीढ़ी की है। क्योंकि उन्होंने उनके ज़माने में उस समय जो कार्य करना था उन्होंने किया, और आज उनको हम इस तरह से एक इंसल्ट कर रहे हैं। देखिए ना, उनकी जो यादें हैं पूरी खंडर बन गई है। मतलब उन्होंने किस तरह से, ज़मींदार थे वो। मैं जितना जानती हूँ मैं उनके बारे में बता रही हूँ। वो ज़मींदार थे। अगर वो चाहते तो अपनी प्रॉपर्टी, अपना ऐशो आराम के साथ रह सकते थे। उन्होंने, उनको क्या लेना देना था हम समाज से, हम गौर गरीबों से, बाकी जनता से। जबकि उन्होंने कट्टर मतलब धन विरोधी थे। वो साफ साफ कहते थे ये पाखंडवाद, इसका विरोध करते थे। और आज मैं इस गली में आई हूँ, तो इस गली में देखिए मुझे आते हुए ही 4-5 मंदिर, 2-3 दरगाह और बहुत सारे मतलब धार्मिक स्थल दिखे। मतलब जिस चीज़ों का इन्होंने विरोध किया, आज उन्हीं की गली में इतना सारा पाखंड चल रहा है। देखते हैं अंदर म्यूज़ियम में क्या किस तरह से किया गया है, क्योंकि गांधी जी का म्यूज़ियम जो था वहाँ पे भी कुछ मिश्रण किया गया है। अब देखते हैं यहाँ किस तरह से इन लोगों ने मेंशन किया है। तो मुझे आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप कोई लैंग्वेज जानते हो और आपके लैंग्वेज के जो महान विचारवादी और क्रांतिकारी लोग होंगे, जिन्होंने अपनी बुक लिखी होगी समाज के हित में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो और दूसरों को प्रेरित कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहे, अंदर का नज़ारा मैं आपको जितना हो सके उतना मैं सब दिखाऊंगी। तो जैसे कि मेरी शुरुआत हुई थी, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि जिस तरह का ये जो एरिया है, ये अभी भी पूरा ब्राह्मण युक्त एरिया है। तो मैं सोच रही थी कि यार यहाँ पे किस तरह का कोई मिक्सचर तो नहीं है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी के घर पे हुआ और गांधी जी के भी घर पे हुआ। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसीलिए मैंने सुबह ही आपको बता दिया था। बट भाई साहब, अंदर जाने के बाद मैं इतनी खुश हो गई कि क्या बताऊँ।
मुझे और कुछ जानने का मौका मिला पेरियार जी से। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो स्टाफ है वो इसी कास्ट का है। इसी कास्ट का होने के कारण उन्होंने अपने मन से यहाँ पे इतनी साफ-सफाई रखी है, हर चीज़ों को ठीक-ठाक रखा है। और प्लस हम दोनों में लैंग्वेज बैरियर है, उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है और मुझे उनकी भाषा नहीं आती है। मैंने गूगल ट्रांसलेटर से उनसे बात की, उन्होंने भी मुझे अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छा लगा। मेरा तो यही मानना है, देखिए कि आप जहाँ भी अपने प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जैसे मान लो ज्योतिबा फुले जी, पेरियार जी, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सभी जो लोग हैं, इनका जो मेमोरियल बनाते हैं या उनकी जो यादें संजो के रखते हैं, तो मेरी एक आपसे निवेदन है कि वहाँ पर उसी कास्ट का अगर आदमी काम कर रहा हो, तो हमें भी कंफर्टेबल हो के वो जो सच्चाई है वो सीधी बताएगा। अभी जैसा हुआ मेरा अंदर का एक्सपीरियंस, ये मेरा पहला ऐसा वीडियो है और इस एरिया का एक ऐसा पहला वीडियो है। आज तक आपने पेरियार का जो मेमोरियल पार्क है वो अंदर से नहीं देखा है, क्योंकि मैंने भी रिव्यू पढ़ा था कि अंदर जाना अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, बहुत इंस्ट्रक्शन है, जानकारी ठीक नहीं है। कोई-कोई जगह इंग्लिश मेंशन किया है, कोई-कोई उनकी तमिल भाषा मेंशन की है। बट मैं अंदर गई, मैं आपको अंदर का नज़ारा पूरा दिखाऊँगी। अंदर का तो दिखाऊँगी ही, पर जो उनका घर बंद पड़ा है, उसका भी मैंने फ़ोटो ले लिया है ऊपर छत पे जाके खिड़की से। आपको उसकी भी कंडीशन दिखाऊँगी। आपको ये सब जानकारी मिलेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल पे बने रहें और मेरी आपसे निवेदन है कि इस जगह पर आकर मिलिए। जैसे ही आप कन्याकुमारी, कोयम्बटूर नियर बाय एरिया में आते हैं, तो यहाँ ज़रूर आइए, आना बहुत आसान है। मैं यहाँ के स्टाफ का आपको नंबर भी दूँगी, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन, डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा रिस्पॉन्स आपको क्विक आएगा, क्योंकि मैं इन जगहों को एक्सप्लोर करके, ये एक तरह से हिडन प्लेसेस ही कह सकते हो। इस जगह को मैं अब हिडन नहीं रहने देना है। ऐसी जगह को हम अगर सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँगे, तो गवर्नमेंट का भी ध्यान निश्चित ही जाएगा और उनका जो घर खराब हो चुका है, बंद है, उसका भी काम जल्द ही जल्द चालू हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपके सपोर्ट से होगा। तो वीडियो पूरी देखिए, वॉच कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर ही करें। मैं बाकी वीडियो को नहीं बोलती, पर इस वीडियो को मैं दिल लगा के आपको गिड़गिड़ा के बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ कि आप यहाँ आइए, देखिए और इस चीज़ों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आजकल हम युवा पीढ़ी का ही काम है, और कौन करेगा बताइए? पहले के ज़माने में उनको ये सब ब्राह्मण एरिया अभी भी है, उन्होंने कितना फाइट किया होगा, आप उनकी कंडीशन चाहकर उस ज़माने के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी तो उतना अब एडवांस हो चुका है, तो अब हमारा काम है कि इनकी यादों को संजो के रखें, इनके इतिहास को बचाएँ और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम बताएँ। नहीं तो अगर हम नहीं आएँगे ना, तो एक तरह से इनका इतिहास जो है वो मिटा दिया जाएगा। जैसे कि सुबह मैंने आपको बताया कि एक आदमी बार-बार घूर रहा था, सामने ये ब्राह्मण है, और कुछ अलग ही मुझे ये मिल रही थी वेव, पर अब अंदर आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। आप डेफ़िनेटली आइए और इन चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। हम हैं, आप हैं, तो इन चीज़ों का काम हमारा ही होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। तो ये बिल्डिंग गवर्नमेंट के अंडर है और यहाँ के स्टाफ जो है वो गवर्नमेंट के है, इसीलिए उनका इंटरव्यू मैं नहीं ले पाई। बट मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है और जितना डिटेल हो सके यहाँ के रूट के बारे में मैं बता दूँ। वहाँ पे उनका घर है, यहाँ है मेमोरियल और ये रहा। ये है उनका पुराना घर, जो अब तक आपने इनके घर के बारे में दूसरे वीडियो भी देखे होंगे। इतना डीपली आपको कहीं नहीं दिखाया होगा, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं टेरेस पे आई हूँ और ज़ूम करके वीडियो को दिखा रही हूँ। पहले भी इनका घर इतना सुंदर और इतना अच्छा था, पर देखिए दुर्भाग्य की बात, को आज मेंटेन नहीं किया है। बहुत पुराना खंडर हो गया है और उसकी एज़ इट इज़ कॉपी इन्होंने ये मेमोरियल को दी है, और उतना तो कवर नहीं लग रहा है जितना वो, इतना घर बड़ा है।
उस कंपेयर में ये घर थोड़ा-सा ठीक-ठाक लगा मुझे। तो ये इतना पुराना घर है और इनकी पूरी यादें ये पूरी ब्राह्मण कॉलोनी है और उन पूरे ब्राह्मण कॉलोनी में उनका एक अनोखा घर जिन्होंने कास्ट के बारे में एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछा था कि इंसान की वैल्यू उसके या कास्ट उसके के जन्म जन्म से से होनी होनी चाहिए। ये समाज को ये सवाल इतना खटकने लगा कि कुछ लोगों को आज भी उनकी बातें चुभने लगती है। मैंने यहाँ आने के बाद एक्सपीरियंस किया, कुछ लोग मुझे इस तरह घूर रहे थे जैसे कोई नया कुछ देख लिया हो। पता नहीं अभी भी उनके विचार बदले नहीं हैं इन लोगों के। उस समय में इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, कितना प्रॉब्लम सहा होगा और पता है ये पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, इनकी फैमिली अच्छे बिज़नेसमैन थे। पर इन्होंने पॉलिटिक्स जॉइन की, कांग्रेस जॉइन करने के बाद फिर बाद में उन्होंने दूसरी पार्टी अपनी खुद की पार्टी बनाई, जो कि डीएमके के नाम से है। उनका मानना था कि बाबा कांग्रेस में तो हम अपने विचार तो रख सकते हैं, पर कास्ट के बारे में जो हम हमारी जो राय है, उसको नहीं बदल सकते। मतलब फ्रीडम जो मिल रहा है वो उस उसको कोई मतलब ही नहीं है ना कि अगर कास्टिज़्म इसमें भी चलता रहे तो। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। यहाँ उनकी बहुत सारी यादें रखी गई हैं, उनका चश्मा, उनका कोट, ये देखिए बाहर से आपको व्यू दे। अब हम चलते हैं नीचे सीढ़ियों की ओर से और नीचे जाकर मैं दिखाऊँगी आपको उनकी बहुत सारी यादें, उनके लिखे हुए बुक्स, न्यूज़पेपर, बहुत सारे आर्टिकल हम इसमें देखने वाले हैं। Your eyes like burning sand at dusk, a golden veil, a sacred trust. The desert wind carries your name. I touch the mirage, feel the flame. ये देखिए ये उनकी यादें हैं, उनके नाम से टिकट भी बना था। ये देखिए उनका लेटर, उनका न्यूज़पेपर और उनकी लिखावट भी है यहाँ पे। ये तो भाषा मैं नहीं समझ पा रही हूँ, अगर आप डिकोड कर पाए तो मुझे बताना। ये है उनके कपड़े जो कि इतने संभाल के रखे हुए हैं, उन्होंने यूज़ किया हुआ टॉवल, उनकी छड़ी भी है यहाँ पे, उनके बहुत सारे कपड़े यहाँ पे हैं, उनकी पर्स, उनका चश्मा, ये क्या है उनकी छड़ी, बेल्ट, सब चीज़ें इतनी बेहतर तरीके से सजाई हुई है ना। और ख़ास बात पता है यहाँ पे जो अ, रखवाले के तौर पे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, वो भी इन्हीं के कास्ट के हैं, इसीलिए इन चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखा गया है। ये देखिए पुराने ज़माने का चूल्हा, जो कि हम अभी भी गाँव में देखते हैं। ये बाहर का व्यू है और हाँ, यहाँ का जो स्टाफ है वो इन्हीं की कास्ट का है, मतलब एससी कास्ट के हैं और इसीलिए उन्होंने यहाँ की इतनी अच्छी जानकारी दी, कोई हेजिटेट नहीं। जैसे कि मैंने बताया आपको जी महामना ज्योतिबा फुले जी के घर जब मैं गई थी, तो वहाँ पे कोई अलग कास्ट के थे, इसीलिए बातों में जानकारी में इतना टाल-मटोल किया गया कि ठीक से बताया भी नहीं गया। पर यहाँ पे बैरियर होने के बावजूद लैंग्वेज इतना अच्छा हमें समझाया और बताया ट्रांसलेशन के ज़रिए, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमको। यहाँ पे उनकी पूरी जानकारी दी गई है, उनके फ़ोटोज़, उनके पास इतनी अच्छी गाड़ी थी, उन्होंने विदेश दौरे भी किए हैं और इवन बाबा साहब अम्बेडकर जी से भी वो उनके विचार मिलते थे और इसीलिए वो उनसे भी मिल चुके हैं और कुछ-कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी इन्होंने ट्रांसलेट करके रखी है, ताकि जो नॉर्थ से आ रहा है उसको आसानी हो पढ़ने में।
சொல்லிட்டு தெரியும். அதனால இன்னைக்கு your politician is also is OBC, no? yeah, So his ideology to mention this like memorial. So it's not mixed up. கண்டிப்பா. அதாவதுங்க எல்லாத்துக்கான ஈக்குவலான ஒரு அரசியல் வேணுங்க. எல்லாமே தேவைப்படுது. எல்லாத்துக்கும் எல்லானுங்க ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது. இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா मैं टूटी-मूटी इंग्लिश के साथ मैंने समझने का और उन्होंने समझाने का इतना ब्यूटीफुल प्रयास किया कि मतलब बहुत अच्छा लगा। इवन मुझे तमिलनाडु, स्पेशली तमिलनाडु बहुत अच्छा लगा। लोग इतने सपोर्टिव है, इतनी आसान इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है। मतलब यहाँ इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत मेरे लाइफ का ये बहुत ही अच्छा पल। तो अब हम जानेंगे पेरियार कौन थे और उन्होंने क्या किया समाज के लिए। हम नॉर्थ वालों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है और इसीलिए मैं अभी आपको इनकी हिस्ट्री बताने वाली हूँ। तो उनका पूरा नाम था एरोड वेंकटा रामास्वामी, जिसे दुनिया पेरियार ईवी रामास्वामी के नाम से भी जानते हैं। पेरियार जो है वो प्यार से बड़े भाई को भी कहा जाता है। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 ईरोड मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ और उनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1973 में हुआ। पेरियार तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है ग्रेट वन, रिस्पेक्टेड एल्डर। उन्हें द्रविड़ान मूवमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर में माना जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, पेरियार की पहचान शुरू से पॉलिटिशियन नहीं थी। उनका असली फोकस सोशल रिफॉर्म था। उनके लिए सवाल था कि सोसाइटी में किसी इंसान को सिर्फ उसके कास्ट या बर्थ की वजह से नीचा क्यों माना जाता है। इरोड का वो घर जहाँ से कहानी शुरू हुई, मतलब आपने जो देखा है, आपने जो पुराना घर देखा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट के म्यूजियम डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग पेरियार अन्ना मेमोरियल हाउस 17 पेरियार स्ट्रीट इरोड पेरियार का हेरिटेज फैमिली प्रॉपर्टी था। आज वहाँ उसने जुड़ी चीजें डिस्प्ले की जाती है, इंक्लूडेड उनके अर्ली डेज कोड और दूसरे पर्सनल ऑब्जेक्ट। म्यूजियम 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब ये जो म्यूजियम है वो 1985 में इस्टेब्लिश किया था। आज हम इरोड के उस घर में खड़े हैं जहाँ से एक ऐसे आदमी की कहानी शुरू हुई जिन्होंने पूरी सोसाइटी से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछा, इंसान की वैल्यू उसके जन्म से डिसाइड होगी या उसकी ह्यूमैनिटी से। ये इतना अनकंफर्टेबल सवाल था कि लोगों के मन में आज भी चुभता है। पेरियार के चाइल्डहुड और फैमिली। पेरियार एक रिलेटिवली प्रोस्पेक्स बिजनेस फैमिली से आए थे। उनका ट्रेडिशन हिंदू इन्वायरमेंट में अपब्रेनिंग हुआ, लेकिन यंग एज में ही उन्होंने रिलीजन, कास्ट और कास्ट बेसिस प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। उनकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट काशी वाराणसी के एक्सपीरियंस भी माना जाता है। उनकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो काशी विश्वनाथ यात्रा के दरमियान हुआ। वहाँ उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजन इंस्टीट्यूशन के बिहेवियर के पर्सनली एक्सपीरियंस किया। इस एक्सपीरियंस में उन्हें रिलीजन बिलीफ पर गहरा इफेक्ट डाला। यहाँ से उनके अंदर एक थॉट डेवलप हुआ, जो सिस्टम इंसान को इंसान के बराबर नहीं मानता, उस समय को क्वेश्चन करना चाहिए, उस सिस्टम को क्वेश्चन करना चाहिए। बिजनेस से सोशल रिफॉर्मर। पेरियार इनिशियली पॉलिटिक्स में डायरेक्टली नहीं आए। वो इरोड में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक लाइफ पर जुड़े। बाद में लाइव इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए और फिर फ्रीडम मूवमेंट से भी जुड़े। लेकिन कांग्रेस के अंदर उन्हें एक प्रॉब्लम नजर आई। पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिल भी जाए, लेकिन अगर सोसाइटी के अंदर कास्ट इक्वालिटी रहे तो हम इंसान की एक्चुअल फ्रीडम क्या होगी। उनका कहना था कि पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल जाएगा, पर लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर जो कास्ट इनइक्वालिटी रहे तो आम इंसान को इसके फ्रीडम का क्या होगा, मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं है। ये उन्हें पॉलिटिकल थिंकिंग के सेंट्रल पॉइंट बन गया
वैकोम सत्याग्रह नॉर्थ इंडिया के व्यूवर्स को ये ज़रूर बताना। हम नॉर्थ लोगों को वैक्यूम सत्याग्रह के नाम से हम उनको ज़्यादा जानते हैं। 1925 में केरला से वैक्यूम में लोअर कास्ट कम्युनिटी के लोगों को टेम्पल के आसपास की पब्लिक रोड पर मूवमेंट क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ता था। इसके अगेंस्ट वैक्यूम सत्याग्रह हुआ। पेरियार केरला गए और मूवमेंट को एक्टिवली सपोर्ट किया। उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। इसी वजह से उन्हें वैक्यूम हीरो या वैक्यूम वॉरियर कहा गया। पेरियार यूनिवर्सिटी के हिस्टोरिकल मटेरियल में भी 1924 का वैक्यूम स्ट्रगल में उनकी लीडरशिप और इम्प्रेशन का जिक्र किया गया है। तो पेरियार के स्ट्रगल सिर्फ तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं था। केरला का वैक्यूम में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुआ, उसमें भी पेरियार ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और वो जेल गए। इसीलिए हम नॉर्थ वाली जो ऑडियंस है, उनको इस नाम से भी जानती है। कांग्रेस से डिसएग्री और सेल्फ रिस्पेक्ट के मूवमेंट में उन्होंने 1925 में पेरियार कांग्रेस से अलग हो गए। उनका मानना था कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ-साथ सोशल इक्वालिटी जरूरी है। इस पीरियड में उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट सूर्या मराठी इक्करम स्टार्ट किया। इस मूवमेंट का बेसिक आइडिया था हर इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का हक है। कास्ट के नाम पर कोई सुपीरियर नहीं, बर्थ के बेसिस पर कोई इंफीरियर नहीं। वुमन और मैन के राइट्स में फंडामेंटल इक्वालिटी होनी चाहिए और सोसाइटी को ब्लाइंड बिलीफ की जगह रीजन से डिसीजन लेना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में लॉन्च हुआ और बाद में तमिल सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। पेरियार एथिस्ट क्यों बने? ये बात हम जानते हैं कि वो एथिस्ट थे और ये बहुत सेंसिटिव मामला है। तो पेरियार का मानना था कि पेरियार ओपनली एथिस्ट और रिलीजियस थे, लेकिन उनका एथिज्म सिर्फ मैं गॉड को नहीं मानता तक लिमिट नहीं था। उनका फंडामेंटल एग्रीमेंट था कि अगर रिलीजियस ट्रेडिशन के नाम पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, वुमेन ऑपरेशंस या इनइक्वालिटी जस्टिफाई की जा रही है, तो उस ट्रेडिशन को क्वेश्चन करना चाहिए। इसीलिए वो एथिस्ट थे। वो मैथोलॉजी, रिलीजियंस, अथॉरिटी और फेलियर्स के ओपन चैलेंज करते रहते थे। उनके सवाल इतने तीक्ष्ण थे कि आज तक कोई भी आज तक उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया है। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि पुराने लोग मानते आए हैं, रीजन पे क्वेश्चन करो। इस रैशनैलिटी थिंकिंग को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक का भी एक्सटेंशन के तौर पे उन्होंने यूज किया था। उनकी एक बुक है सच्ची रामायण, जो कि ललित सिंह यादव जी ने हिंदी में प्रचारित की थी, जिस बुक को बैन भी कर दिया गया था और बाद में उसको कोर्ट के द्वारा मंजूरी भी दी गई थी कि ये जो बुक है वो सही है। उनका सबसे पावरफुल वेपन बुक्स और न्यूज़पेपर था। ईडन में उन्होंने बुक और पब्लिकेशन देखा। उन्होंने मेंशन ब्लॉग में उन्होंने बुक और पब्लिकेशन भी लिखा है। पेरियार सिर्फ स्पीचेस नहीं देते थे, तो वो लिखते भी बहुत थे और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, जो कि उन्होंने सबसे मुझे अच्छा जो लगा, उन्होंने जो वुमेन्स के बारे में बात की है। वुमेन्स के बारे में उनकी आइडियोलॉजी इतनी आगे की थी कि हम सोच भी नहीं सकते। उस जमाने में वो सोचते थे कि पेरियार ने वुमेन इक्वालिटी को सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को मेजर पार्ट बनाया था। उन्होंने वुमेन के एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट, डिवोर्स राइट, चॉइस इन मैरिज, विडो रीमैरिज, बर्थ कंट्रोल, सोशल इंडिपेंडेंस, इस तरह के ऐसे इशू पर उन्होंने बात की। उनका आर्गुमेंट था कि अगर सोसाइटी वुमन को सिर्फ वाइफ या मदर के रोल में डिफाइन करे, तो उनकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ना
माने तो वो इक्वालिटी नहीं होता। सिर्फ माँ और बहन मानने, वाइफ और मदर का रोल उनको मानने से उनको इंडिपेंडेंट इक्वालिटी की जो इक्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं मानते। उनकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो उनको मिलनी चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी पे राइट्स मिलना चाहिए, अब भी हमको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता है। डिवोर्स का राइट भी हमें नहीं मिलता है। चॉइस इन मैरिज तो वो तो दूर की बात है, अभी भी चॉइस इन मैरिज नहीं है। विडो रीमैरिज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और बर्थ कंट्रोल का तो आप पूछो ही नहीं। सोशल इंडिपेंडेंस तो अभी-अभी हमको मिल रहा है, उसमें भी हमारी टाँगें खींची जाती है। तो सोचो उन्होंने उतने पहले हमारे बारे में सोचा था, मतलब उनकी सोच कितनी आगे की थी। और कास्ट के खिलाफ उनकी फाइट तो चलती रही। उन्होंने सबसे बड़ा सोशल टारगेट था उनका कास्ट हेराइची। उनका मानना था कि किसी इंसान की सोशल स्टेटस सिर्फ उसके बर्थ से डिसाइड नहीं होनी चाहिए, कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कोई गरीब है, ये ना मानते हुए उनका जितने, जैसे मनुस्मृति में आपने सुना है शूद्र और क्या बहुत सारी, मतलब 4 ये है ना वर्ण व्यवस्था में, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण सब पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार ब्राह्मण को था। क्षत्रियों को युद्ध करने का था। जो ये है वैश्य, वो सिर्फ बिजनेस कर सकते थे, और शूद्रों को इन तीनों वर्गों की सेवा करनी चाहिए। आज भी कास्ट सरनेम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और आप भी इस चीज़ों को, बहुत सारी हमने मूवी भी देखी है और उससे भी हमें पता चलता है। और आप जब गाँव जाते हैं तब भी आपको पता चलेगा कि इनमें अभी भी इक्वालिटी नहीं है, और उनका मुद्दा तब भी यही था कि अगर सब ह्यूमन है तो एक दूसरे को हायर या लोअर क्यों माना जाए। इस वजह से उनकी पॉलिटिक्स और स्पीचेस बहुत प्रोएक्टिव होती थी। हिंदी के खिलाफ उनको बोलते हैं कि ये हिंदी के खिलाफ भी उनका स्टैंड था। तो हिंदी के खिलाफ उनका स्टैंड इस तरह से था क्योंकि नॉर्थ में पेरियार के नाम अक्सर एंटी हिंदी मूवमेंट के साथ सुना जाता है, लेकिन वो एंटी हिंदी नहीं थे। उनका मानना था कि जैसे तमिल सबको यहाँ पे सिखाई जाती है, वैसे हिंदी भी सबको सिखाई जाए। आप जब साउथ में जाओगे तो बहुत कम लोगों को हिंदी आती है। मोस्ट ऑफ तो वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, या उनकी 3 जो लैंग्वेज है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, मलयालम है, वो लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदी बहुत कम लोगों को आती है, तो उनका मानना था कि आप हिंदी जो है वो सबको आनी चाहिए, और इसीलिए हम उनको एंटी हिंदी भी बोलते हैं, पर ऐसा उनका मानना नहीं था। उनके कंसर्न जो थे तमिलनाडु में एंटी हिंदी एंटीजन्स, तो उनका बात अलग था। 1930 में पेरियार का इन्फ्लुएंस और बढ़ा। जस्टिस पार्टी और डिवाइडर काइजिगम में 1930 में उनका इन्फ्लुएंस और बढ़ा। जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का पॉलिटिशियन सोशल करंट इन्वॉल्वमेंट उनका लीडरशिप में कंसिडर हुआ। 1944 में जस्टिस पार्टी के नाम डिवाइडर डीके कर दिया गया, और पेरियार इलेक्ट्रोल पॉलिटिशियन से दूर रहे और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रायोरिटी देते रहे। उनका क्लोज एसोसिएट सीएन अन्नुदुराई बाद में अलग हुए और 1949 में डीएमके बनाई। यहाँ से पेरियार की आइडियोलॉजी तमिलनाडु की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस बन गई। पेरियार और अंबेडकर, हमने फोटो में देखा पेरियार और अंबेडकर भी है, ये भी आपके इसमें दिखाया गया है, मतलब हमने फोटो में देखा। पेरियार और अंबेडकर दोनों कास्ट हेराइची के स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स थे, अल्थो उनके पॉलिटिकल अप्रोच और आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क एक्चुअली सेम नहीं था। दोनों का कॉमन कंसर्न था कि सोशल इक्वालिटी के बिना पॉलिटिक डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है। इसीलिए पेरियार को समझाने के लिए उन्हें सिर्फ तमिल पॉलिटिशियन के रूप में देखना बहुत इनकम्प्लीट पिक्चर होगी।
पेरियार की फॉरेन जर्नी, वो फॉरेन में भी जा चुके हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। पेरियार ने इंडिया के बाहर भी ट्रैवल किया। 1929 से 32 के पीरियड में उनमें उन्होंने मलाया, यूरोप और स्विस यूनियन का ट्रैवल किया। स्विस एक्सपीरियंस और यूरोपियन सोशल मूवमेंट ने उनकी पॉलिटिकल सोशल थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने देखा कि डिफरेंट सोसाइटी में रिलीजन, पॉलिटिक्स, लेबर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अलग तरह से अप्रोच किया जा सकता है। इसीलिए उनका रिलीजियम और सोशल रिफॉर्म एजेंडा और स्ट्रांग हुआ। उनकी जो लैंग्वेज थी सिर्फ तमिल नहीं है। तो अपने एक इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस किया होगा कि पेरियार के जो लिटरेचर और उनके आइडियाज तमिल के बाहर भी सर्कुलेट हुए हैं। उनकी प्राइमरी लैंग्वेज जो थी, राइटिंग लैंग्वेज तमिल थी, लेकिन उनके आइडियाज को इंग्लिश और साउथ इंडियन लैंग्वेज के थ्रू भी रीडर्स तक पहुंचाया गया और उनके वर्क ट्रांसलेशन को मल्टी लैंग्वेज सर्कुलेट हुआ। इसलिए अगर आपको म्यूजियम लाइब्रेरी में तमिल, कन्नड़ा, मलयालम के बुक भी दिखे हैं तो आप समझ सकते हो पेरियार की मदर लैंग्वेज तमिल थी, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ तमिल सोसाइटी तक सीमित नहीं रही। उनके राइटिंग और आइडिया साउथ इंडिया की दूसरी लैंग्वेज में भी पढ़ते और ट्रांसलेट किए गए हैं। अभी हम उनके कंट्रोवर्शियल साइड भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी कास्ट को लेके हुई है। तो अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो पेरियार ने बहुत सारी कंट्रोवर्सी और प्रोएक्टिव थिंकर भी थे। उन्होंने हिंदी रिलीजन ट्रेडिशन, कास्ट हेरिटेज, ब्राह्मणिकल डोमेन्स, रिलीजन टेक्सेस और गॉड के कंसेप्ट पर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की। कुछ लोग पेरियार जी को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी से शादी की, जबकि ये बात वास्तविक में सबसे गलत है। उनकी जो उम्र थी वो 30 या 31 साल की थी, और जबकि पेरियार जी की उम्र 70 की थी। तो स्वाभाविक है, हमारा नेचर है कि हम उस रिश्ते को बेटे या बाप के रूप में ही माना जाएगा, पर इस तरह से उनका रिश्ता नहीं था। उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था, बट वो उनकी असली बेटी नहीं थी। और शादी करने का उनका कारण ये था, जैसे कि आपको पता है, पहली बीवी से जो बच्चा हुआ था वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया, और इसीलिए उनका जो उत्तरदायित्व है, उनका जो प्रॉपर्टी है, उसको हैंडल करने के लिए कोई नहीं था। और रही बात इस महिला की, उन्होंने, जिनका नाम था मनियम्मी, उन्होंने इस आंदोलन में पेरियार जी का इतना साथ दिया कि उनके चलते वो जेल में भी जा चुकी, और उनका जो भी कारोबार था वो संभालने लगी। और सबसे भरोसेमंद कह सकते हैं, सबसे भरोसेमंद यही थी। इसीलिए उन्होंने उनसे शादी की, और उस शादी को ही वो, मतलब जब आंदोलन चल रहा था, एंटी हिंदी आंदोलन, तो वो जेल में भी जा चुकी है। वो उनकी सिक्योरिटी थी, हर चीज को वो ही संभालती थी, और भरोसेमंद महिला वही थी। इसीलिए उन्होंने उनसे शादी करके भरोसा और डेवलप किया, और आगे चल के वो उनकी उत्तराधिकारी भी बनी। और ये बात हुई है, जबकि लोग इस चीजों को गलत तरीके से देखते हैं।
इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि साउथ की जो तमिल लैंग्वेज है और उस चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी गलती हुई हो तो समझ लीजिएगा और एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी आगे जो भी वीडियो होगा उसको अच्छे से प्रोनाउंस करूँ। और इनकी विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं स्पेशली इनके घर विज़िट करने गई और मुझे लगता है कि आप सभी को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो हम 3-4 लोग ही थे, जो कि बहुत कम लोग थे। यहाँ बहुत सुनसान था, बहुत कम लोग आते हैं और हमें लगता है कि आप सभी ने यहाँ आना चाहिए, तभी सरकार का ध्यान इस पर जाएगा और उनका जो पुराना घर है उसको ठीक से रिकवर किया जाए। और टूरिज़्म बहुत ज़रूरी है अच्छी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, तो आप ज़रूर आइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा।